हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने फिजिक्स की डेफिनेशन के बारे में जाना था। हमने देखा था कि फिजिक्स जो है वो स्टडी होती है मैटर की और एनर्जी की और उनके इंटरेक्शन की। उसके बाद में हमने डिफरेंट ब्रांचेस देखी थी फिजिक्स के, कितने सब डिसिप्लिन्स होते हैं, और उसके बाद में हमने स्कोप और एक्साइटमेंट के बारे में बात करी थी फिजिक्स की। फिजिक्स एक्चुअली जो है एक ग्रीक वर्ड है। फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नेचर। इसका मतलब यूं है ना कि जनरली देखो होता ये है कि एक तो केमिस्ट्री होती है, बायोलॉजी, और एक फिजिक्स। केमिस्ट्री में यूं है हम केमिकल्स की बात करते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। बायोलॉजी के अंदर अपन प्लांट्स और ह्यूमन बॉडीज की और एनिमल्स की बात करते हैं। लेकिन इसके अलावा जो भी बचा नेचर के अंदर आपका केमिकल से रिलेटेड और प्लांट और ह्यूमन बॉडी के अलावा आपका जो भी बचता है वो सब जो कंप्लीट नेचर होता है, वो पूरी की पूरी जो स्टडी होती है वो फिजिक्स में होती है जनरली। तो फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड है जिसमें हम पूरी की पूरी नेचर की स्टडी करते हैं। अगर अपन संस्कृत वर्ड की बात करें, फिजिक्स का जो संस्कृत में मीनिंग होता है वो होता है भौतिकी। फिजिक्स का जो संस्कृत में मीनिंग होता है वो होता है भौतिकी। भौतिकी उसका मतलब होता है कि द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, मतलब भौतिकी के अंदर हम पूरे एक फिजिकल वर्ल्ड जो भी एग्जिस्ट करता है वो सबकी स्टडी करते हैं। वो भी किसमें आता है? फिजिक्स में। ये एक संस्कृत मीनिंग है। पर हम बात करते हैं कि हम मतलब कहने का मतलब काफी ज्यादा जो है वाइड है। आपकी जो फिजिक्स है काफी ज्यादा क्या है, वाइड है। अब इतनी ज्यादा वाइड फिजिक्स है तो उसकी स्टडी करें तो करें कैसे, किस टाइप की उसकी, किस टाइप से उसको ऑब्जर्व करें, कैसे पढ़ें। तो जनरली हमारा यहीं से हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है टू बेसिक क्वेस्ट इन फिजिक्स। क्वेस्ट का मतलब होता है कि आप किस टाइप से फिजिक्स की रिसर्च कर रहे हो, किस टाइप से सर्चिंग करके किस टाइप से उसकी स्टडी कर रहे हो। तो टू बेसिक क्वेस्ट किस टाइप से हम हमारी रिसर्च करते हैं फिजिक्स के अंदर, कैसे पढ़ते हैं, इसके हमारे दो वेज होते हैं। फर्स्ट है आपका यूनिफिकेशन, सेकंड है रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? इन फिजिक्स अटेम्प्ट इज मेड टू एक्सप्लेन वेरियस फिजिकल फिनोमेना इन टर्म्स ऑफ जस्ट फ्यू कॉन्सेप्ट एंड लॉज। मतलब फिजिक्स में हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो आपके फिजिकल फिनोमेना हो रहे हैं उनको कुछ ही कॉन्सेप्ट के, कुछ ही लॉज की हेल्प से अपन उसको एक्सप्लेन कर पाए। ये एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, या फिर इसके कोई एग्जांपल कैसे हो सकते हैं? जैसे अपन ने देखा है कि द सेम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी टुवर्ड्स द अर्थ, मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ एंड द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन। जैसे हमने 9th क्लास को पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसमें अपन ने क्या देखा था कि कोई भी दो बॉडीज आपस में एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, उनके बीच में पर्टिकुलर एक डिस्टेंस होनी चाहिए। तो उसके बाद में अपन ने क्या देखा था कि वो उसी रीजन की वजह से कोई भी बॉडी जब अपन उसको फ्रीली छोड़ते हैं तो वो कहाँ पे आती है, अर्थ की तरफ आती है। और उसी रीजन की वजह से आपका जो अर्थ है उसके अराउंड कौन मोशन करता है, मून, और आपका जो सन है उसके अराउंड आपके कौन मोशन करते हैं, प्लैनेट्स मोशन करते हैं। तो किसी बॉडी के फ्रीली फॉल होने का और आपके जो सैटेलाइट्स होते हैं मून वगैरह उनके मोशन का और आपके प्लैनेट्स के मोशन का, इन सबका जो रीजन है वो सिंगल रीजन है, क्या? यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। तो अपन एक सिंगल लॉ से अपन ने इतने सारे फिनोमेना डिस्क्राइब कर दिए। तो सिंगल लॉ से, कुछ ही लॉ की हेल्प से अगर अपन मल्टीपल फिनोमेना, मल्टीपल अकरेंस अगर अपन क्या कर सके, एक्सप्लेन कर सके, तो वो किस कैटेगरी के अंदर आता है? यूनिफिकेशन के अंदर। क्या आपने यूनिफाई कर दिया, सिंगल कोशिश करेंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को कम से कम लॉज के अंदर, रूल्स के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। नेक्स्ट हमारा होता है रिडक्शनिज्म। ये जो फर्स्ट आपका क्या यूनिफिकेशन, इसमें अपन कोशिश कर रहे थे कि मल्टीपल फिनोमिना को, मल्टीपल अकरेंस को कम से कम रूल्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे, कम से कम लॉज में। उसका अपोजिट है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म में क्या होता है कि अनदर अटेम्प्ट इज मेड इन फिजिक्स इज टू एक्सप्लेन ए मैक्रोस्कोपिक सिस्टम इन टर्म ऑफ इट्स माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। दिस परस्यूट इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म। इसमें क्या मतलब है इसका कि एक्सप्लेन ए मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो मतलब होता है बड़ा, काफी बड़ा। तो मैक्रोस्कोपिक जो सिस्टम है आपके, जो काफी बड़े बड़े, काफी कॉम्प्लिकेटेड जो सिस्टम है, अपन क्या करते हैं कि जो काफी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होते हैं उनको समझने के लिए अपन उनको माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूट में उसको डिवाइड कर देते हैं। बड़े बड़े जो सिस्टम होते हैं उनको अपन एक्सप्लेन करने के लिए डिवाइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि डिवाइड करने से क्या हो जाएगा कि डिवाइड, उसके जितने भी डिवीजन होंगे उन डिवीजन को पढ़ के हम पूरे उस माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के बारे में क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, उसकी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? थर्मोडायनेमिक्स वाज डेवलप्ड टू एक्सप्लेन द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज सच एज टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी एक्सेट्रा of the bulk system.
जो आपकी थर्मोडायनेमिक है अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 अपना। थर्मोडायनेमिक के अंदर अपना क्या है कि थर्मोडायनेमिक आपकी इसीलिए ही डेवलप की गई, क्यों? क्योंकि आपके जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती है, जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, तो जो आपके बल्ब सिस्टम होते हैं, जैसे अपन ने लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी, जैसे आपका प्रेशर कुकर है। अब अगर आपको कोई बोलता है कि प्रेशर कुकर के अंदर कैसे चेंजेस हो रहे हैं, तो प्रेशर कुकर के अंदर काफी चीजों में चेंजेस हो रहे हैं। तो इसलिए अपन क्या करते हैं कि प्रेशर कुकर को डिवाइड कर दिया कि जैसे प्रेशर कुकर में टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, प्रेशर कुकर में आपका प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है, प्रेशर कुकर में आपकी इंटरनल एनर्जी जो अंदर आपका रखा हुआ है सब्सटेंस, उसकी इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज हो रही है। तो अपन उसको डिवाइड कर दिया, मल्टीपल अपन उसको डिफरेंट माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूट में क्या कर दिया, अपन ने डिवाइड कर दिया। तो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या था आपका, प्रेशर कुकर, और माइक्रोस्कोपिक उसके कॉन्स्टिट्यूट क्या थे, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, आपका इंटरनल एनर्जी हो गई। तो इन सब में आपने उसको डिवाइड कर दिया, क्यों? ताकि आप उसको एक्सप्लेन कर सको। और बाद में इन्हीं को ही अपन ने यही जो प्रॉपर्टीज थी आपका टेम्परेचर हुआ और इंटर एनर्जी, इसी को अपन एक्सप्लेन करा मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, काइनेटिक थ्योरी की फॉर्म में, जो अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 में। तो जनरली दो क्या होते हैं बेसिक क्वेश्चन, क्या होते हैं दो आपकी, किस टाइप से रिसर्च करी जाती है फिजिक्स में, किस टाइप से अपन ऑब्जर्वेशन करके करते हैं। फर्स्ट होता है यूनिफिकेशन, सेकंड होता है रिडक्शनिज्म। फिर से यूनिफिकेशन क्या होता है, इसमें अपन कोशिश करते हैं एक्सप्लेन करने की डिफरेंट फिजिकल फिनोमिना को, क्या करते हैं अपन फ्यू कॉन्सेप्टुअल लॉज की हेल्प से एक्सप्लेन करने की, समझने की कोशिश करते हैं। और वैसे ही अपन रिडक्शनिज्म में क्या करते हैं कि जो आपके मैक्रोस्कोपिक सिस्टम होते हैं उनको अपन माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूट में डिवाइड करके और उनकी डिटेल स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंसेस, मतलब आपके जो फिजिक्स है उसका एक्चुअल में अदर साइंसेस से क्या रिलेशन है, अदर साइंसेस से कैसे रिलेटेड है, ये अदर साइंस में कहाँ उसका यूज हो सकता है, वो अपन यहाँ पे बात करें। फर्स्ट है फिजिक्स इन रिलेशन टू मैथमेटिक्स, मतलब फिजिक्स से मैथमेटिक्स का क्या रिलेशन है। फिजिक्स इज ए क्वांटिटेटिव साइंस, इसका मतलब फिजिक्स में अपन ओनली क्वालिटीज की या थ्योरीज की बात नहीं कर सकते। नेचर में जो भी अकरेंस हो रहा है अपन उसको ओनली थ्योरेटिकल लेवल पे नहीं समझ सकते। जितनी भी चीजें होती है उसको अपन क्वांटिटेटिव करके और उसको एक इक्वेशन की फॉर्म में अपन उसको समझते हैं, डेरिवेशन की फॉर्म में अपन उसको समझते हैं। तो इसका मतलब एक क्वांटिटेटिव साइंस है फिजिक्स। और कोई भी क्वांटिटी जब मेजर करने की बात आती है तो अपने पता है कि सबसे फर्स्ट वर्ड जो आता है मेजर करने के लिए वो होता है मैथमेटिकल टूल्स, कि मैथमेटिक्स के टूल्स की अपन हेल्प लेंगे फिजिक्स को समझने के लिए। तो मैथमेटिक्स क्या करती है, मैथमेटिक्स प्रोवाइड द नेसेसरी साइंस एंड टूल्स विच द फिजिसिस्ट यूज। तो मैथमेटिक्स आपके टूल्स और साइंस प्रोवाइड करती है। साइंस क्या होते हैं, साइंस जैसे अपन ने बात करी थी, जैसे अपन ने फ्री फॉल पढ़ा था, तो फ्री फॉल में अपन ने क्या करा था कि जैसे अगर आपकी कोई बॉडी को अपन ऊपर फेंक रहे हैं, अर्थ के अपोजिट फेंक रहे हैं, तो अपन ने क्या देखा था कि जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसका साइन अपन ने क्या लिया था 9th क्लास में, नेगेटिव। और अगर कोई बॉडी आपकी अर्थ की तरफ आ रही होती है तो हम उसका साइन पॉजिटिव लेते हैं। तो जैसे कोई बॉडी अगर आपकी अर्थ से अवे गई तो नेगेटिव और पास में आई तो पॉजिटिव। तो अपन को ये क्या पता चला, साइन पता चले। और साइन जनरली हम कहाँ से डिराइव करते हैं, मैथमेटिक्स से। तो जनरली मैथमेटिक्स हमें क्या बताती है, साइंस बताती है कि हमें कौन से साइन यूज करने हैं। और टूल्स में आपका कुछ भी नहीं है। टूल्स में आपका जैसे कभी कभी अपन अपने ग्राफ्स काम में लेते हैं फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए। अपन ऐसे 9th क्लास में मोशन के ग्राफ पढ़े थे काफी, तो ग्राफ क्या है आपके मैथमेटिकल टूल्स है। ऐसे अपन डेरिवेशंस करते हैं तो इक्वेशंस आती है, और उन इक्वेशन को आगे सोल्व करने के लिए फिर अपन आपके मैथमेटिक्स की को टूल्स काम में लेते हैं। तो जनरली मैथमेटिक्स क्या करती है, आपकी साइंस प्रोवाइड करती है, टूल्स प्रोवाइड करती है। किसके लिए, जिसको अपने फिजिक्स यूज करते हैं अपनी थ्योरीज को मैथमेटिकल फॉर्म में डिराइव करने के लिए। नेक्स्ट है आपका फिजिक्स इन रिलेशन टू केमिस्ट्री, कि फिजिक्स का केमिस्ट्री से कैसे रिलेशन है। अब फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अपन पढ़ेंगे 12th क्लास के अंदर पूरे चैप्टर आपका, एक चैप्टर नंबर 12 एटम और चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई। तो उसमें हम जानते हैं कि आपका एटम का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस टाइप से एटम का फॉर्मेशन होता है, क्या क्या थ्योरीज आई है, पूरी डेरिवेशंस करेंगे कुछ चीजें डिराइव करने के लिए। तो अपन वो कहाँ पढ़ते हैं, अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं एटम के बारे में। और ऐसे ही अपन डिटेल में न्यूक्लियस के बारे में कहाँ पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो फिजिक्स के अंदर हम एटम और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं, और एटम और न्यूक्लियस के करके ही हम स्टडीज हैव टू बी अनेबल केमिस्ट टू अरेंज एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। मतलब एटम और न्यूक्लियस की स्टडी के बेसिस जो हमने फिजिक्स में करी थी, उसी बेसिस के ऊपर जो आपके केमिस्ट थे, केमिकल साइंटिस्ट जो थे आपके, उन्होंने अरेंज करा किसको, आपके एलिमेंट्स को, किसमें, पीरियोडिक टेबल में। और उसी बेसिस पे उनको क्या प्रोवाइड हुआ, एटॉमिक नंबर। तो आपकी जो पीरियोडिक टेबल बनी, और अपन जो मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर एटम्स जो फोर्सेस लगाते हैं, जो उनके बीच में रिएक्शंस होती है फोर्सेस की वजह से, और जिस टाइप से वो एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं,
वो उसका जनरली बेसिक हम कहाँ पढ़ते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल का, वो हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, और उसी उसी की हेल्प से हम उसको केमिस्ट्री में डिटेल में समझ पाते हैं। तो केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए भी फिजिक्स की बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है फिजिक्स इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल साइंसेज। ये तो मतलब नाम से ही अपने काफी ज्यादा क्लियर होती है चीजें, कैसे कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द स्टडी ऑफ फिजिक्स। आपके जो लैब्स वगैरह में ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होते हैं, जिसमें हम कोई भी आपके बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, किसी की भी प्लांट्स वगैरह की स्टडी होती है, तो उसमें किसका अपन काम में लेते हैं, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप आपको पता है कि ओनली किसकी हेल्प से बन सकते हैं, फिजिक्स की कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से बनते हैं, लेंस वगैरह। नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वन कैन स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। आपका जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं और ज्यादा डिटेल जो पर्टिकुलर बनाए जाते हैं, उससे हम सेल का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, और सेल के स्ट्रक्चर स्टडी करके ही पूरी बायोलॉजी का बेसिस होता है सेल। तो वो स्टार्ट कहाँ से होता है आपका, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के, जो कि किसके ऊपर बेस्ड है, फिजिक्स के ऊपर। नेक्स्ट, एक्सरे। अपन ऐसे सुना है कि जैसे अगर किसी को फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो अपन जो एक्सरे करवाते हैं, या फिर सीटी स्कैन करवाया जाता है, या फिर अगर जो एमआरआई करवाया जाता है, तो ये सारी जो मशीन्स हैं, अब ये सारी जो मशीन्स हैं उनको ऑपरेट डॉक्टर्स कर रहे हैं, टेक्नीशियंस कर रहे हैं, लेकिन वो जो मशीन्स बनी है उनका जो बेस है वो क्या है, आपका मैथ फिजिक्स है। फिजिक्स के बेसिस के ऊपर सारे फिजिक्स की कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आपकी जो वेव्स होती है, डिफरेंट टाइप की जो वेव्स होती है, उनको अप्लाई करके अपन बायोलॉजी के अंदर यूज करते हैं। तो यूज बायोलॉजी में हो रही है, लेकिन उनका बेसिस क्या हो रहा है, फिजिक्स। नेक्स्ट, फिजिक्स इन रिलेशन टू एस्ट्रोनॉमी, कि मतलब फिजिक्स को एस्ट्रोनॉमी के टर्म्स में कैसे अपन, एस्ट्रोनॉमी में कहाँ काम में आती है आपकी फिजिक्स। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आर यूज्ड टू स्टडी द मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड अदर हेवनली बॉडीज इन द स्काई। आपके जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होते हैं, जिससे अपन अर्थ के बाहर देख सकते हैं, उन्हीं बेसिस के ऊपर उन्हीं की हेल्प से अपन किसकी स्टडी करते हैं, मोशन की, जो आपके प्लैनेट्स का मोशन होता है उनकी स्टडी करते हैं। एंड अदर हेवनली बॉडीज इन स्काई, और अदर इसके अलावा जितने भी आपके प्लैनेट्स होते हैं और जितना भी अपन देख पाते हैं गैलेक्सी के अंदर, आपका यूनिवर्स के अंदर जितना भी अभी हम देख पा रहे हैं, वो सब किसकी वजह से हो रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप की वजह से। और वो सारे किसके बेसिस पे बनते हैं, फिजिक्स की हेल्प से। तो इस टाइप से आपकी जो फिजिक्स होती है इन टर्म्स ऑफ टेलीस्कोप काम आती है किसमें, एस्ट्रोनॉमी में। नेक्स्ट अपना है रिलेशन, फिजिक्स इन रिलेशन टू जियोलॉजी, कि आपका फिजिक्स का जियोलॉजी से कैसे रिलेशन है। इसमें डिफ्रेक्शन टेक्निक्स हेल्प टू स्टडी द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस रॉक्स। आपके जो डिफरेंट रॉक्स होते हैं उनके ऊपर आपका क्या करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट की बीम क्या करी जाती है, इम्पोज की जाती है, और उससे उसमें जो डिफ्रेक्शन होता है, अपन पढ़ेंगे आपका जो डिफ्रेक्शन होता है, डिफ्रेक्शन का मतलब होता है लाइट का अपने पाथ से बेंड हो जाना। डिफ्रेक्शन का मतलब होता है लाइट का अपने पाथ से बेंड हो जाना। तो डिफरेंट टाइप के जो रॉक्स होते हैं उसमें जो लाइट जो बेंड होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होती है, क्योंकि रॉक्स डिफरेंट है। तो जिस टाइप से वो बेंड होती है उस बेसिस के ऊपर अपन उन रॉक्स के बारे में काफी कंक्लूजन निकालते हैं। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिविटी इज यूज्ड टू एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसिल रॉक्स एंड फॉसिल। आपके जो रॉक्स हैं और आपके जो फॉसिल्स हैं उनकी जो एज होती है वो रेडियो एक्टिविटी हेल्प से निकाली जाती है। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, आपके जो न्यूक्लियस होता है, आपके एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, तो काफी न्यूक्लियस जो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। और अनस्टेबल होते हैं तो कंटिन्यू उनसे क्या होता है कि एनर्जी इमिट होती है, और कंटिन्यू जो एनर्जी इमिट होती है वो रेडिएशंस की फॉर्म में होती है। तो रेडिएशंस की फॉर्म में अनस्टेबल न्यूक्लियस से जो एनर्जी होती है, कंटिन्यू इमिट होती है, उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो रॉक से और फॉसिल से आपकी कंटिन्यू एनर्जी इमिट होती है, और उसकी कैलकुलेशन करके, टाइम पीरियड की कैलकुलेशन करके हम उनकी क्या बताते हैं कि आपके जो रॉक से और फॉसिल से उनकी एज क्या है। नेक्स्ट इसका रिलेशन है फिजिक्स रिलेशन टू सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी क्या होती है आपकी, कि रिलेटेड टू अर्थक्वेक, कि द मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड टाइप्स ऑफ वेव्स सो जनरेटेड हेल्प ए लॉट इन दिस स्टडी ऑफ अर्थक्वेक एंड इट्स इफेक्ट। आपका जो अर्थ क्रस्ट और उसके अंदर जो डिफरेंट टाइप की आपके अर्थ के अंदर जो वेव्स जनरेट होती है उनकी अपन स्टडी करते हैं किसमें, अर्थक्वेक में। तो ये जो पूरा होता है ये कहाँ होता है, अर्थ के अंदर, और उसकी जो वेव्स होती है, वेव्स की स्टडी अपन किसके अंदर करते हैं, फिजिक्स के अंदर। तो उससे क्या पता लगाया जा सकता है, तो अर्थक्वेक के बारे में कि कितने मैग्नीट्यूड का था और उसके इफेक्ट कितने हो सकते हैं। नेक्स्ट, फिजिक्स इन रिलेशन टू मेटेरोलॉजी, ये क्या होता है, द स्टडी ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद टेम्परेचर। आपका जो प्रेशर वेरी करता है एनवायरमेंट के अंदर, जो आपका प्रेशर वेरी करता है उस किसके रेस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। तो प्रेशर का टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में जो वेरिएशन होता है उससे अपन क्या करते हैं, जनरली आपका फोरकास्ट किया जाता है क्या, वेदर। तो प्रेशर और टेम्परेचर ये भी किसके आपके वो फिजिकल क्वांटिटी हो गई, किसकी, फिजिक्स की फिजिकल क्वांटिटी होती है प्रेशर और टेम्परेचर। अपन बात इन दोनों की अपन स्टडी करी है ऑलरेडी 9th क्लास में की
प्रेशर और टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटीज होती है, फिजिक्स की क्वांटिटीज होती है जनरली। तो इनकी स्टडी करते हैं, इनका एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये जो चेंज होते हैं एनवायरमेंट में, उसकी हेल्प से अपन क्या पता लगा सकते हैं, वेदर को फोरकास्ट कर सकते हैं। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा, अभी अपन ने देखा कि फिजिक्स कैसे रिलेटेड है अदर साइंस से, अदर सब्जेक्ट से। सबसे पहले अपन ने क्या देखा, फिजिक्स रिलेटेड किससे, मैथमेटिक्स से। फिजिक्स आपका क्या, मैथमेटिक्स क्या प्रोवाइड करती है, टूल्स प्रोवाइड करती है, साइंस प्रोवाइड करती है। ऐसे ही आपकी फिजिक्स रिलेटेड केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, सिस्मोलॉजी और मेटेरोलॉजी। तो अभी जब ये वीडियो अपन ने स्टार्ट करा था उसी टाइम पे मैंने बहुत क्लियरली आपको बताया था कि देखो, केमिकल्स को, केमिकल स्ट्रक्चर को, प्लांट्स को, ह्यूमन को, इनके अलावा जो भी बसता है नेचर में किसी भी वाइड वेराइटी में, वो सब आपका नेचर के अंदर जो इंक्लूड हो रहा है उसकी पूरी स्टडी करते हैं अपन किसमें, फिजिक्स के अंदर। तो आपके जितने भी ब्रांचेस हैं कहीं ना कहीं उनका यूज हो रहा है किसके अंदर, फिजिक्स की हेल्प उनमें ली जा रही है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिजिक्स इन रिलेशन टू सोसाइटी। इसका मतलब फिजिक्स का सोसाइटी से क्या रिलेशन है, क्या अपन एक्चुअल में सोसाइटी को कुछ हेल्प पहुंचा पा रहे हैं फिजिक्स की हेल्प से। तो काफी ज्यादा हेल्प पहुंचाते हैं अपन सोसाइटी को, मतलब फिजिक्स में जो भी किया जाता है जनरली सोसाइटी के लिए किया जाता है, क्योंकि अपन उसी में रह रहे हैं। तो अगर अपन कोई चीज कर रहे हैं तो उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोसाइटी को कोई ना कोई एडवांटेज होना चाहिए। तो फिजिक्स का सोसाइटी से कैसे रिलेशन है, फिजिक्स एक्चुअल में सोसाइटी को क्या एडवांटेज पहुंचा रही है और किन किन वेज में पहुंचा रही है, वो अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे। जैसे यही आपका स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है कि वॉट एवर इज डिस्कवर्ड इन फिजिक्स इज इमीडिएटली अफेक्ट द सोसाइटी। फिजिक्स के अंदर अगर कुछ भी अगर डिस्कवर होता है तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट किसके ऊपर होता है, सोसाइटी के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, द डेवलपमेंट ऑफ द टेलीफोन टेलीग्राफ अनेबल अस टू क्विकली एक्सचेंज मैसेजेस बिटवीन ऑफ फार ऑफ प्लेसेस। आपका जो, अगर अपन बात करें कि सबसे पहले जब टेलीफोन आपका इन्वेंट हुआ था, सबसे पहले जब टेलीफोन को इन्वेंट किया गया था, तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट क्या पड़ा था कि उस ओनली टेलीफोन की हेल्प से अपन वर्ल्ड में कहीं पे भी हो दो पर्सन, वो आपस में डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आपस में कांटेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले पॉसिबल नहीं था, पहले आपके लेटर सेंड किए जाते थे, और अगर काफी ज्यादा अगर अलग अलग कंट्रीज में लेटर पहुंचाए जा रहे हैं तो उनको लेटर को पहुंचने में ही काफी दिन लग जाते थे और वापस रिप्लाई आने में उतने दिन। और अब जब आपके टेलीफोन इन्वेंट हो चुके थे उस टाइम पे अपन मतलब जस्ट एक नंबर डायल करके विद इन सेकेंड्स अपन किसी से भी फोन पे बात कर सकते थे। और अगर अपन आज की बात करें तो आज आपके काफी एप्लीकेशंस आ चुकी है, इंटरनेट इतना ज्यादा आपका प्रोग्रेस कर चुका है कि जैसे अपने व्हाट्सअप हुआ, फेसबुक हुआ, इनसे अपन जस्ट एक मैसेज टाइप करके जैसे सेंड टाइप का बटन टेप करते हैं, उसी मोमेंट पे वो पर्सन, आगे वाला पर्सन, वो मैसेज पहुंच जाता है, उसी मोमेंट पे उसने देखा नहीं देखा ये भी पता चल जाता है, और उसका रिप्लाई भी उसी इंस्टेंट पे आ जाता है। तो विद इन सेकेंड्स हम आपस में बात कर सकते हैं आज के मोमेंट पे। तो ये जो सब हुआ ये किसकी हेल्प से हुआ, फिजिक्स की हेल्प से। नेक्स्ट है द डिस्कवरीज ऑफ रेडियोस एंड टेलीविजन हैव मेड पॉसिबल इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन विद द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपके जो टेलीविजन है, रेडियो है, सबसे पहले आपके रेडियो आए थे, तो रेडियो से आप कहीं पे भी पूरे डिफरेंट वर्ल्ड के अंदर क्या कर सकते थे, कम्युनिकेशन कर सकते थे। जैसे कुछ भी अगर आते थे म्यूजिक वगैरह, तो रेडियो अगर आप ऑन कर दो तो पूरे वर्ल्ड में जहां जहां पे भी उसके सिग्नल है वहां पे म्यूजिक और वो न्यूज पर्टिकुलर सुनी जाती थी। उसके बाद में आपके टेलीविजन आए, पहले ब्लैक एंड व्हाइट आए और उसके बाद में एडवांसमेंट हुए तो आपके कलर टीवी आ गए और आप काफी फ्लैट टीवी आ चुके हैं। तो टीवी की हेल्प से क्या होता है, पहले आपको टीवी की हेल्प से मतलब जो चीजें हो रही है अराउंड द वर्ल्ड वो आपको डायरेक्टली देखने को मिल जा रही है। और अब तो इतना ज्यादा एडवांसमेंट हो चुके हैं कि आपको डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग होती है, मतलब जो चीज वहां हैपन हो रही है वो आपको डायरेक्टली उसी मूवमेंट पे देखने को मिल रही है। जैसे आपके क्रिकेट मैचेस हुए हो या पर्टिकुलर न्यूज हुई, तो इस टाइप से हम मतलब पर्टिकुलर पूरे वर्ल्ड का लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टेलीविजन, जो कि किससे इन्वेंट हुआ, फिजिक्स से। नेक्स्ट, द लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट इन स्पेस रिवोल्यूशनाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। आपका जो सैटेलाइट है, आपकी जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है या फिर आपका जो वेदर फोरकास्टिंग होती है, ये जितनी भी जो चीजें होती है जो अपन अर्थ के ऊपर कंट्रोल करते हैं डायरेक्टली, तो वो सब किसकी वजह से होती है, किसकी हेल्प से होती है, सैटेलाइट की हेल्प से, जो अपन अर्थ से भेजते हैं। तो बहुत अपने आप में बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग ये चीज है कि अर्थ से आप कोई चीज भेज रहे हो, वो बाहर जाके अर्थ के बाहर जाके अर्थ के ऑर्बिट के अंदर राउंड कर रही है, अर्थ के ऑर्बिट के चक्कर लगा रही है। तो ये अपने आप में सोचने में ही बहुत बड़ी बात लगती है, और उसको अपन एक्चुअल में अपने प्रैक्टिकली पॉसिबल करा है। अगर आपसे आज से 300-400 साल पहले अगर कोई बोलता कि ऐसा कुछ पॉसिबल होता है कि अर्थ के बाहर अपन कुछ भेज पाएंगे और वो ऐसे घूमेगा, तो ये सुनने में भी बहुत बेवकूफ टाइप लगता है कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, तो पागल है। लेकिन आज के मोमेंट पे अपन ऐसा कर रहे हैं और हर मंथ ऐसा हो रहा है, कहीं ना कहीं हर मंथ, हर 1-2 मंथ के अंदर कोई ना कोई सैटेलाइट अर्थ से बाहर भेजा जाता है किसी न किसी कंट्री के वजह से, किसी न किसी पर्पज के लिए।
तो ये सब जो हो पा रहा है ये किसकी वजह से हो पा रहा है? सैटेलाइट आपके लॉन्च किए जा रहे हैं वो आपका जो कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट के लिए वो आपका क्या है, डायरेक्टली लिंक है किससे? सोसाइटी से। और किसकी वजह से बना? फिजिक्स की वजह से। नेक्स्ट, द डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज वन ऑफ द ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द वर्ल्ड। इसमें क्या है कि जो अल्टरनेट सोर्स है एनर्जी के, देखो आपके जो पुराने कन्वेंशनल सोर्सेज है एक ना एक दिन क्या होगा कि वो खत्म हो जाएंगे। जिससे अपन बात करेंगे, जैसे आपका कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ और आपकी जो नेचुरल गैसेस हुई, ये सब क्या होंगे? वुड हुआ, कभी ना कभी तो एंड होंगे ना, कभी ना कभी तो एंड होंगे। अब चीज तो वैसे भी कट नहीं करनी चाहिए, तो वुड की अपन बात नहीं करते, अपन बात करते हैं कोल की, क्रूड ऑयल की, नेचुरल गैस की। तो कभी ना कभी तो खत्म होंगे, उसके बाद अपने एनर्जी का सोर्स क्या होगा? तो अभी अपन ने फिजिक्स की हेल्प से काफी ज्यादा सोच के अपन जियोथर्मल, आपकी जो अर्थ की एनर्जी अर्थ के अंदर, उसका काम में ले सकते हैं। टाइडल जो एनर्जी, आपके टाइड्स जो आते हैं, अपन जैसे 10th क्लास में पढ़ चुके हैं जनरल साइंस के अंदर, कि आपके जो टाइड होते हैं उनकी एनर्जी को भी अपन काम में ले सकते हैं। कि जब टाइड्स आते हैं तो उस टाइम पे वाटर को स्टोर कर लिया जाता है, और जिससे टाइड चला जाता है तो वो जो स्टोर वाटर होता है उसको फ्लो करवा के टर्बाइन घुमा के आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो। ये होती है आपकी टाइडल एनर्जी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंस की, अपन बात करते हैं दो होती है आपका, एक तो सोलर होता है, एक विंड होता है। सोलर के अंदर भी क्या होता है कि आपका जो सोलर सन से जो आपकी लाइट होती है, आपको क्या करते हैं उसको, सन से जो लाइट आती है उसकी हीट एनर्जी को अपन कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। अब उसमें क्या होता है, ओनली इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है। एक बार अगर आपकी चीज इंस्टॉल कर दी आपने, एक बार सोलर सोलर पैनल अगर आपने इंस्टॉल कर दिए घरों के ऊपर या ऑफिस के ऊपर, तो जब तक वो है, खराब होने से हटेगी एक बार, बस उसकी इंस्टॉलमेंट कॉस्ट होती है, रिपेयरिंग कॉस्ट होती नहीं है। अब वो कैसे वर्क कर रहा है? सोलर एनर्जी के बेसिस पे वर्क कर रहा है, हीट के बेसिस पे। अब जब तक सन से हीट आएगी तब तक वो एनर्जी को कन्वर्ट करेगा, और सन से हीट खत्म होने से ही इसका मतलब वो जो है कि आपका इन्फिनिटी सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, कि आप उसको हमेशा के लिए काम में ले सकते हो। सेम होता है आपका क्या, विंड टर्बाइन। आपने विंड टर्बाइन फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट से आप विंड टर्बाइन बनाया, वही आपका जो जनरेटर का प्रिंसिपल होता है, लगभग वही सेम प्रिंसिपल है। कि बस आपने जनरेटर के प्रिंसिपल में अपने 10th क्लास में क्या पता था कि आपके कंडक्टर को मोशन करवाना होता है किसके बीच में? मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। और वो कंडक्टर को मोशन करवाने के लिए अपन ने क्या कर दिया, ऊपर एक विंड का टर्बाइन बना दिया। तो पर्टिकुलर उन एरियाज में जहां पे आपकी जो विंड क्या होती है काफी ज्यादा होती है, तो उन और वहां पे अपन उसको विंड की वजह से अपन क्या करते हैं उस कंडक्टर को मोशन करवाते हैं। और वो कनेक्ट होता है किससे? जनरेटर से। तो डायरेक्ट आपका जनरेटर मोशन में आ जाता है, और जनरेटर जैसे मोशन में आता है आपका, उससे क्या बन जाती है? इलेक्ट्रिसिटी से। तो अपन ने कन्वेंशनल सोर्स को क्या कर दिया, अपन कोशिश कर रहे हैं रिप्लेस करने की, क्योंकि एक ना एक दिन क्या होंगे, वो खत्म होंगे। तो अपन सोलर पैनल्स की वजह से, सोलर एनर्जी की वजह से और विंड एनर्जी की वजह से अपन क्या कर रहे हैं, ये जो फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपन इनको बनाए, और इन्हीं की हेल्प से अपन क्या करना चाह रहे हैं, उनको रिप्लेस करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, lasers, computers, superconductivity and nuclear energy have entirely changed the thinking and the living lifestyle of the human beings. माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है? जैसे अपन बात करते हैं कि पहले अपन बात करें आज से 20-30 साल पहले, तो आपके पहले टीवी के साइज कितने होते थे? बहुत ज्यादा बड़े, मतलब 1% तो उठा ही नहीं सकता था टीवी को। और अगर अपन आज बात करें टेलीविजन की, तो टेलीविजन आज के मोमेंट के ऊपर क्या है कि काफी ज्यादा थीन हो गया है, मतलब काफी ज्यादा थीन आने लग गए, और इजीली कोई छोटा बच्चा भी जनरली टीवी को उठा सकता है, इतनी ज्यादा हैवी नहीं होती जनरल टीवी, स्मॉल साइज में। तो क्यों ये पॉसिबल हो पाया? ये ओनली पॉसिबल हो पाया फिजिक्स में एडवांसमेंट की वजह से। कि फिजिक्स में जो आपने एडवांसमेंट करे, उन्हीं की हेल्प से अपन क्या कर पाए, जनरली मदरबोर्ड बना पाए, और आपके जो साइज है टेलीविजन की डिफरेंट कंपोनेंट्स के, उनको क्या कर पाए, चेंज कर पाए। नेक्स्ट आपका लेजर। पहले ऐसे लेजर नाम का कुछ होता नहीं था, ऐसे 200-300 साल पहले। आज के मोमेंट के ऊपर क्या हो रहा है कि लेजर के बेसिस पे ही अपन ऑपरेशन कर रहे हैं और काफी चीजें कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि टीवी में भी आता है, न्यूज़पेपर में ऐड आता है कि बिना कट लगाए ऑपरेशन कर रहे हैं। बिना कट लगाए ऑपरेशन कैसे हो सकता है? तो ऑपरेशन पॉसिबल होता है लेजर की हेल्प से, वेव्स की हेल्प से। कि लेजर लाइट आपकी जो डायरेक्ट बॉडी में, लेजर लाइट और डिफरेंट वेव जो होती है आपकी पर डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए डायरेक्ट आपकी बॉडी में इंसर्ट कराए जाते हैं, और उस पर्टिकुलर वहां पे उसका पर्पस फुलफिल करवाया जाता है। तो ये किसकी हेल्प से पॉसिबल हो पाया? ओनली फिजिक्स को कंट्रोल वे में उसको समझ के उसको इम्प्लीमेंट करने की हेल्प से। नेक्स्ट है कंप्यूटर्स। नाम ही काफी है इसका तो, कि कंप्यूटर्स की क्या एप्लीकेशन होती है। पर स्टार्टिंग से बचपन से आज तक यही पढ़ते आ रहे हैं कंप्यूटर कितने हेल्पफुल है। पहले आपका पूरा जो रिकॉर्ड होता था वो कॉपीज में मेंटेन करना होता था, और उसको कैरी करना काफी ज्यादा हेक्टिक हो जाता था। आज आपकी मल्टीपल टेराबाइट्स की, मेगाबाइट्स की जो फाइल होती है वो इजीली कंप्यूटर में आ जाती है, पता नहीं कितनी सारी। और उसके अलावा अपन इंटरनेट का काम में ले सकते हैं, पूरे वर्ल्ड के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन अपन विद इन सेकेंड्स पता लगा सकते हैं गूगल में, और कुछ भी कर सकते हैं आज अपन कंप्यूटर की हेल्प से। नेक्स्ट आपका है सुपर कंडक्टिविटी।
सुपर कंडक्टिविटी यही है कि अपन यही माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में अपन विद इन इंस्टेंट अपन को जब कंडक्टिविटी चाहिए होती है, अपन जब चाहते हैं कि आपका रेजिस्टेंस नहीं हो और बहुत ज्यादा अच्छे से आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे, जनरली अपन ये यूज करते हैं जैसे आपकी जो मिसाइल्स होती है, आपके रॉकेट्स होते हैं, आपके जो सैटेलाइट्स होते हैं, वहां पे अपन सुपर कंडक्टिविटी और जो सुपर कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं वहां अपन सुपर कंडक्टिविटी प्रिंसिपल का काम में लेते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? आपका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जब आपका न्यूक्लियस ब्रेक होता है तो उससे क्या होता है कि काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी का अपन काम में लेते हैं उसको हीट, वो जो हीट एनर्जी होती है न्यूक्लियस से जो काफी ज्यादा एनर्जी निकलती है, हीट एनर्जी, उसको अपन क्या करते हैं कि अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और न्यूक्लियस से जो हीट एनर्जी निकलती है उसको जब अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसी के बेसिस पे अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट बने होते हैं। तो आपके पूरे के पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट बने हुए किसके बेसिस पे? फिजिक्स की एक छोटे से न्यूक्लियस की हेल्प से। तो ये अभी अपन ने क्या देखा कि ये जो अपन ने जितने भी, हर वर्ड में आपका क्या रहा था कि भाई फिजिक्स से ही हो रहा है, फिजिक्स से वो हो रहा है, तो ये जितने भी आपकी एप्लीकेशन हो रही है ये सारी जो डायरेक्टली प्रॉफिट किसको पहुंचा रही है? ह्यूमन बींग को। और ओनली किसके लिए हो रहा है ये सब? ह्यूमन बींग के लिए। तो अभी अपन ने क्या देखा कि एक्चुअल में फिजिक्स में जो भी होता है उसका डायरेक्ट क्या होता है? इमीडिएट इफेक्ट होता है किसके ऊपर? सोसाइटी के ऊपर। अभी हमने बात करी थी कि हमारा फिजिक्स का सोसाइटी के से क्या रिलेशन है, एक्चुअल में अपन उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोसाइटी को कैसे बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिक्स इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी, मतलब फिजिक्स का टेक्नोलॉजी से कैसे रिलेशन है, किस टाइप से फिजिक्स आपकी टेक्नोलॉजी में वर्क आती है, किस टाइप से उसको टेक्नोलॉजी को इम्प्रूवमेंट में आपकी वर्क आती है फिजिक्स। तो आपकी जो मेजर टेक्नोलॉजीज है जिसमें फिजिक्स आपकी वर्क हुई है उसकी अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज्ड इन रेडियो, टेलीविजन, रडार एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। अब अपने जो टीवी चल रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग अपन कुछ भी देखते हैं, क्रिकेट में न्यूज वगैरह, और आपके जो रेडियोज होते थे, रडार जो आपके शिप्स वगैरह पे और आपके एरोप्लेन्स में जो रडार वगैरह काम में आते हैं, और आपके जो वायरलेस कम्युनिकेशन हो पाता है आपका, पहले आपका ओनली वायर से ही सारे कनेक्शन होते थे, आज वायर आपके जैसे मोबाइल है तो इसमें कोई वायर नहीं है लेकिन फिर भी अपन कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। तो ये सारा जो पॉसिबल हो पा रहा है, ये पॉसिबल हो पा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी क्या होती है? ये आपकी एक वेव की फॉर्म में, मतलब आपके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12, क्लास नंबर 12 में आपका पूरा एक चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसमें अपन देखेंगे कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो आपस में ट्रेवल करते हैं ऑसिलेट करते हुए। तो वो जब वेव्स आपस में ट्रेवल करती है तो उसी की हेल्प से अपन उसके ऊपर एनर्जी को इम्पोज कर देते हैं, अपने मैसेजेस को इम्पोज कर देते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचती है। तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसी की हेल्प से ही आपका रेडियो भी चलता था पहले, टेलीविजन चलते हैं, रडार चलता है और वायरलेस कम्युनिकेशन। तो ये जो सब हो पाता है ये ओनली किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से। तो ये जो जितनी भी टेक्नोलॉजी है ये सारी उन सब के अंदर ओनली सिंगल चीज काम आती है, वो क्या है? आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट, न्यूटन्स कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन इज यूज्ड इन जियोस्टेशनरी सैटेलाइट व्हिच हेल्प इन फोरकास्टिंग वेदर एंड ज्योग्राफिकल सर्वे। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होते हैं? वो वाले सैटेलाइट जो आपका ह्यूमन भेजता है अर्थ से और जो ऑर्बिट करते हैं, कौन से ऑर्बिट में? जो आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है, मतलब जो आपका मून का ऑर्बिट होता है उसी ऑर्बिट के अंदर आपका मोशन करते हैं कौन? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। मतलब उनको, उनका जो टाइम पीरियड होता है वो भी कितना होता है? 24 आवर। और अर्थ का भी टाइम पीरियड कितना होता है रोटेशन का? 24 आवर। तो वो अपन ने भेजे यहाँ से। अब उनका जो कॉन्सेप्ट है सैटेलाइट का पूरा जो लॉन्च करने का और उनका जो मोशन का कॉन्सेप्ट है, उनका सिंपल कॉन्सेप्ट है कौन सा? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था उसकी हेल्प से अपन ने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बनाए, और उन्हीं की हेल्प से अपन क्या कर पा रहे हैं? आपका कहीं की पूरे अर्थ के अंदर कहीं का भी, जैसे अपन गूगल मैप खोलते हैं तो कहीं पे भी अपन क्या कर सकते हैं? जियो फिजिकल जो आपकी सर्विस करती है कंट्रीज कि किस एरिया में आपका वेदर क्या होगा आज के टाइम पे, और यहाँ पे वेदर कैसा है, यहाँ पे बारिश कितनी हो रही है, यहाँ पे आपका पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी है, और अगर कोई गवर्नमेंट को सर्च करना है यहाँ पे या फिर प्लांट्स के बारे में देखना है तो वो सब आपका जो सर्चिंग किया जाता है, सर्वे किया जाता है, वो सब किसके हेल्प से किया जाता है? जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। और जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जो टेक्नोलॉजी है किसके बेसिस पे बनी? न्यूटन्स कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन से। नेक्स्ट, एक्स-रे यूज्ड इन डिटेक्टिंग फ्रैक्चर्स एंड इन स्टडी ऑफ क्रिस्टल सिस्टम इन इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री। अब आपकी जो
अभी अपन ने बात करी कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, उसी की एक फैमिली के अंदर आता है आपका एक्सरे। तो फिजिक्स के अंदर अपन एक्सरे पढ़ते हैं। अब इसको टेक्नोलॉजी में आपने कैसे काम में लिया, अब आप देखते हो, आपको खुद को पता है जनरली कि आपका ये जो फ्रैक्चर्स वगैरह होते हैं, ये जो डिटेक्ट किए आते हैं, उसके लिए अपन क्या करते हैं, एक्सरे निकलवाते हैं। और आपके जो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, आपके जो कोई भी जो मैटर बना है वो क्रिस्टल से बना होता है, वो क्रिस्टल किस टाइप से अंदर अरेंज होते हैं उसकी जो अपन स्टडी करते हैं, वो भी किस टाइप से करते हैं, एक्सरे। इंजीनियरिंग और इंडस्ट्री में कैसे काम में आते हैं, देखो जनरली क्या होता है कि आपके जो मेटल ब्लॉक वगैरह होते हैं, ये कैसे बनाए जाते हैं कि भाई आपका मेटल होता है, उसको मेल्ट किया जाता है और उसको किसी भी शेप में डाल देते हो तो आपका कोई मेटल का ब्लॉक बन जाता है। अब मेटल के ब्लॉक के अंदर कोई क्रैक वगैरह तो नहीं रह गया, या कोई होल वगैरह तो नहीं रह गया जहाँ आपका मेटेरियल पहुंच नहीं पाया। तो अब बाहर से तो कोई चीज अच्छी लग रही है, लेकिन वो चीज अंदर से कैसी है, उसके अंदर कोई क्रैक वगैरह तो नहीं रह गया मेटल के पीस के अंदर। तो वो कैसे पता लगाया जा सकता है उसका, कि उसका अपन उसको रखते हैं, उसका एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे उससे रेस पास की जाती है, तो उससे क्या होता है कि जहां जहां क्रैक्स होते हैं वहां पे आपकी रेस क्या होती है, डेविएट हो जाती है। वो डेविएट हो जाती है तो पीछे जो स्क्रीन होती है वहां पे नहीं आ पाती। तो उससे क्या होता है कि अपन एक्सरे करके मेटल्स के अंदर, ब्लॉक्स के अंदर कोई भी क्रैक्स होता है, कुछ भी होल्स होते हैं, तो वो पता लगाया जा सकता है। तो ये जो पूरी टेक्नोलॉजी है एक्सरे की, ये कहाँ पे काम क्या बेसिस है इसका, फिजिक्स। नेक्स्ट आपका है स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैज हेल्प टू डिजाइन द हीट इंजन्स। द स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैज हेल्प टू डिजाइन हीट इंजन्स। और आपकी हीट इंजन जो होते हैं, अब आपके जो जितने भी व्हीकल्स है, व्हीकल्स के अंदर क्या होते हैं, इंजन। अपन को पता है इंजन के अंदर अपन क्या करते हैं, जो आपकी केमिकल एनर्जी होती है पेट्रोल की, फ्यूल की, अपन उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, और आपका वो व्हीकल चलते हैं। तो अब आपका पूरा का पूरा व्हीकल चल रहा है, उसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं वो सारा आपको अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 में, जिसका नाम क्या है, थर्मोडायनेमिक्स। तो उसी की हेल्प से अपन मतलब आपकी जो केमिकल एनर्जी होती है उसको अपन, जैसे में आपका फ्यूल आपका अंदर जाता है, उसके बाद में फ्यूल में आपकी एयर मिक्स होती है, उसके बाद में जब अंदर जाता है तो स्पार्क की वजह से क्या होता है, ब्लास्ट होता है इंजन के अंदर, और ब्लास्ट की वजह से आपका अंदर एक पिस्टन जो होता है वो मोशन करता है, और उसके मोशन की वजह से आपका व्हील बाद में घूमता है क्रैंक की वजह से। तो पूरा का पूरा ये जो सिस्टम है, ये पूरा किसके ऊपर बेस्ड है, थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर, आपकी थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर, मैकेनिक्स के ऊपर। तो आपका जो पूरा का पूरा इंजन बन रहा है, उसमें पूरी की पूरी मल्टीपल फिजिक्स काम आ रही है। फिजिक्स की काफी ज्यादा ब्रांचेस काम आती है जब आपका एक इंजन बनता है। तो वो इंजन एक टेक्नोलॉजी है, और उसका बेसिस क्या है, फिजिक्स के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। तो एक इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी आपने इससे निकाली है, जिसने मतलब पूरे वर्ल्ड को चेंज करके रख दिया है पिछले 100 सालों में लगभग। क्योंकि इंजन का मतलब क्या होता है, देखो, पावर, और उसी की हेल्प से अपना सारा ट्रांसपोर्टेशन, चाहे ह्यूमन का हो चाहे पीपुल्स का हो, पॉसिबल हो पा रहा है। नेक्स्ट क्या है आपका, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज लेड टू डेवलपमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लाइक इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर विच आर द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री। तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी अपन ने पढ़ी है जनरली कि भाई आपका जो चार्ज होता है वो क्या करता है, जब मोशन करता है उसको करंट बोलते हैं, और उसी के मोशन की वजह से वो अपन ने पढ़ा है 10th क्लास के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड पे बनाता है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म होता है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की वजह से ही अपनी क्या चलती है, इलेक्ट्रिक मोटर चलती है, जनरेटर चलते हैं। अपन ने पढ़ा है इंडक्शन का प्रिंसिपल की, उसकी बेसिस पे अपना मोटर और जनरेटर चलते हैं। तो मोटर और जनरेटर के चलने से ही सारे इंडस्ट्री में किसके बेसिस पे चल रही है, आपकी मोटर के बेसिस पे, मतलब पूरी पूरी इंडस्ट्री बेस्ड है आपकी मोटर के ऊपर। तो पूरी की पूरी एक बैकबोन होती है कौन, इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर। नेक्स्ट, न्यूक्लियर पावर स्टेशन बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर फिजन कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द मेजर सोर्सेस ऑफ एनर्जी। न्यूक्लियर फिजन, फिजन का मतलब होता है टूटना, फिजन का मतलब होता है टूटना। टूट कौन रहा है, आपका न्यूक्लियस। मैंने अभी बात करी थी कि न्यूक्लियस जब भी क्या होता है, ब्रेक होता है, तो काफी ज्यादा एनर्जी निकलती है, और वो जो एनर्जी होती है न्यूक्लियस की, उसको अपन कन्वर्ट करते हैं किसमें, हीट एनर्जी। वो जो हीट एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करते हैं अपन किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसी वो जो बेसिस होता है वो किसका बेसिस होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट का। तो आज जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, उनमें एनर्जी काफी ज्यादा होती है। तो आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट जो आज आपका मेन, जो आज से 100-200 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, आज आपका इतना बड़ा एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स है वो क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज्ड इन टेलीफोनिक एक्सचेंज एंड रोबोट्स। आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसी की हेल्प से आपके टेलीफोन वगैरह काम आते हैं, और आपका रोबोट्स वगैरह काम आते हैं। अब आप देखते हो कि जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज होती है उनमें पहले तो आपकी ह्यूमन वर्क होता था, लेकिन आज सारे के सारे काम जनरली कौन करते हैं, रोबोट्स। आपकी जो कार इंडस्ट्री होती है, कोई भी इंडस्ट्री ले लो, उसके अंदर आज जनरली सारे जो वर्क होते हैं कौन, रोबोटिक काम करती है, रोबोट्स से होते हैं, और वो सारे किससे कंप्यूटराइज्ड होते हैं, फिजिक्स से, कंप्यूटर से। नेक्स्ट, geothermal energy, tidal energy and solar energy can be converted into other form of energy and used। तो कैसे,
जियोथर्मल एनर्जी वही एनर्जी जो मैंने अभी बताया था कि जो अर्थ के अंदर जो हीट होती है उसको अपन जब वर्क लेते हैं, ऐसे ही आपकी टाइड्स जो आते हैं, तूफान वगैरह जो आते हैं समुद्र वगैरह में, उसमें जो उनकी एनर्जी होती है उनको कलेक्ट कर लिया जाता है। और ऐसे ही आपकी जो सोलर एनर्जी होती है, इन सब में आपकी जो हीट एनर्जी होती है उसको अपन इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको डिफरेंट टाइप ऑफ अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करके उसका अपन यूज में ले सकते हैं। तो ये अपन यूज में लिया मतलब वो क्या होगी, देखो किसी भी चीज को अगर आपने यूज में ले लिया वो होती है टेक्नोलॉजी, क्योंकि आप उसकी एप्लीकेशन करो, और एप्लीकेशन को क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी। तो वो जो आपने यूज में ले लिया तो बनी किससे, जियोथर्मल, टाइडल, सोलर, उनके ऊपर कॉन्सेप्ट किसके लगे, फिजिक्स के। तो कॉन्सेप्ट लगे फिजिक्स के और आपने यूज में ले लिया, मतलब उसकी क्या हो गई, एप्लीकेशन हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई। तो अभी अपन ने इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ा, फिजिक्स इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी, मतलब फिजिक्स का कैसे कैसे रिलेशन है डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज से। अब अपन बात कर रहे हैं सम फिजिक्स फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर मेजर कंट्रीब्यूशन। देखो यार जनरली फिजिक्स जो है काफी वाइड है, लेकिन इसके ऊपर जो वर्क कर रहा है जो फिजिसिस्ट थे वो क्या थे, अराउंड द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में सब जगह पे। तो जैसे अपन ने लास्ट वीडियो में बात करी थी एक्साइटमेंट, तो वही बात है कि यार देखो एक्साइटमेंट होती है तो पीपल क्या करते हैं, वर्क करते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में। तो अपन स्टॉप, अब जो अपन ये जो देखिए अब जो पढ़ने वाले हैं वो बस इतना सा पढ़ने वाले हैं कि आपके जो फिजिसिस्ट थे वो कौन थे, उन्होंने क्या क्या इन्वेंट करा, और जनरली वो कितने डिफरेंट वाइड वेराइटी में वर्ल्ड से बिलोंग करते थे, बट स्टिल उनके जो कॉन्सेप्ट्स थे उनको कंबाइन करके ही आज आपकी जो फिजिक्स, कंप्लीट फिजिक्स है वो आपके हाथ में है। सबसे पहले बात करते हैं आर्किमिडीज की। आर्किमिडीज में आपका प्रिंसिपल दिया था किसका, बॉयंसी का। अपन बात कर चुके हैं 9th क्लास में कि जब भी किसी बॉडी को क्या करते हो आप, फ्लूइड के अंदर डिप करते हो तो वो उसके ऊपर अपर साइड में एक फोर्स लगाती है जिसको अपन बॉयंट फोर्स बोलते हैं, बॉयंसी बोलते हैं। तो जो बॉयंसी का प्रिंसिपल था उसके बेसिस पे आज आपकी क्या है, सारी की सारी शिप्स और जितनी भी सबमरीन सब उसी के ही बेसिस पे वर्क कर रही है। और सबसे पहले जिसने उनके बारे में जो बताया था वो कौन थे, आर्किमिडीज। देखो सबसे पहले बताना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि मतलब आपने स्टार्ट करा, स्टार्ट करना ही तो सबसे बड़ी बात है। आपने उस फील्ड के बारे में स्टार्ट करा, एक बार स्टार्ट हो जाता है तो एडवांसमेंट तो हो जाते हैं, पहले स्टार्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए जो इन्वेंशंस होते हैं उनके नेम हमेशा सबसे ज्यादा क्या रहते हैं, फेमस रहते हैं, नोन रहते हैं। और फिजिक्स में ही उनको कंट्रीब्यूट करने के लिए अपन क्या करते हैं, उनकी यूनिट्स दी गई डिफरेंट उनके नेम की। तो बॉयंसी का प्रिंसिपल किसने दिया था, आर्किमिडीज ने, और वो कहाँ से बिलोंग करते थे, ग्रीस से। ऐसे ही गैलीलियो जो थे उन्होंने क्या करा था, लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था, और इसी लॉ ऑफ इनर्शिया के बेसिस पे न्यूटन सर ने अपने लॉज दिए थे। तो न्यूटन सर ने अपना फर्स्ट लॉ दिया था और आगे मल्टीपल उन्होंने सेकंड और थर्ड लॉ जो दिए थे। तो फर्स्ट लॉ जो था उसका बेसिस क्या था, इनर्शिया। अब इनर्शिया उन्होंने वो फर्स्ट लॉ कब बन पाया, जब आपका गैलीलियो ने उन्होंने इनर्शिया दिया। तो न्यूटन सर का जो स्टार्टिंग थी वो किसने करी थी, गैलीलियो साइंटिस्ट ने करी थी। इसलिए लॉ ऑफ इनर्शिया बनाया किसने था, गैलीलियो ने बनाया था, जो कहाँ से बिलोंग करते थे, इटली से। नेक्स्ट आपका है क्रिश्चियन हाइगन्स। हाइगन्स जो थे आपके साइंटिस्ट, उन्होंने क्या करा था, वेव थ्योरी दी थी लाइट की, कि लाइट मतलब जो लाइट होती है वो कौन सी फॉर्म में ट्रेवल करती है, वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो लाइट जो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है वो सबसे पहले आपका किसने बताया था, हाइगन्स ने, जो कि कहाँ से बिलोंग करते थे, हॉलैंड से। नेक्स्ट आपका आइजैक न्यूटन, नाम सबको पता है, अपन ऑलरेडी काफी कुछ पढ़ चुके हैं इनके बारे में। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था क्लास 9 में, अपन पढ़ चुके हैं। लॉज ऑफ मोशन दिए थे क्लास 9 में पढ़े थे। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, मतलब टेलीस्कोप जिससे आप काफी दूर तक देख सकते हो, कौन से नेचर का, लाइट को रिफ्लेक्ट करने के नेचर का, अपन पढ़ेंगे क्लास 12th में। तो इतना सारा, इसके अलावा भी इन्होंने काफी कुछ इन्वेंट करा और काफी कुछ डिस्कवरीज करी है। तो ये कहाँ से बिलोंग करते थे, यूके से। नेक्स्ट जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। मैक्सवेल जो थे आपके, इन्होंने क्या करी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी थी। अब आपका क्लास 12th के अंदर एक चैप्टर आता है उसमें टॉपिक आता है मैक्सवेल और मैक्सवेल इक्वेशंस। तो मैक्सवेल इक्वेशन 4 इक्वेशन है मैक्सवेल सर की। तो उस 4 इक्वेशन के अंदर आपकी पूरी की पूरी मैग्नेटिज्म पूरी की पूरी समझी जा सकती है, पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी और पूरी की पूरी मैग्नेटिज्म कंबाइन फॉर्म में। इन सर की जो 4 इक्वेशन है उन 4 इक्वेशन में पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म समझा जा सकता है। तो ये बताया था किसने, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने, जो कहाँ से बिलोंग करते थे। और इन्होंने लाइट का नेचर बताया था कि लाइट कौन से नेचर की होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की नेचर की होती है, उसी फैमिली में आती है। ये कहाँ से बिलोंग करते थे, यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। नेक्स्ट हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज, जो आपके हर्ट्ज साइंटिस्ट थे, अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो फ्रीक्वेंसी यूनिट होती है वर्ड से होती है। तो आपके जो हर्ट्ज साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या करा था, जनरेशन करा था किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करा था उन्होंने, वेव्स को सबसे पहले। वो कहाँ से बिलोंग करते थे, जर्मनी से। नेक्स्ट आपके जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने क्या करा था, अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स को सबसे पहले उन्होंने डिस्कवर करा था। वो कहाँ से बिलोंग करते थे, इंडिया से। नेक्स्ट डब्ल्यू के नॉर्टन, वो
फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने क्या करा था, एक्सरे को इन्वेंट करा था, और आज हर जगह पे उसकी इतनी एप्लीकेशन, वाइड एप्लीकेशन होती है। तो सबसे पहले किसने करा था, W.K. नॉर्टन ने, जो कहाँ से बिलोंग करते थे, जर्मनी। नेक्स्ट आपका J.J. थॉमसन, पढ़ चुके अपन ऑलरेडी शॉर्ट क्लासेस में कि इन्होंने क्या करा था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी, और ये कहाँ से बिलोंग करते थे, यूनाइटेड किंगडम से। नेक्स्ट मैरी क्यूरी, उन्होंने क्या करा था, डिस्कवरी करी थी किसकी, रेडियम की, पोलोनियम की, और स्टडी ऑफ द नेचुरल रेडियो एक्टिविटी मैंने अभी बताया, आपकी जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं वो कंटिन्यू क्या करते हैं, एनर्जी इमिट करते हैं रेडिएशन की फॉर्म में। तो उसकी जो सबसे पहले स्टडी करी थी वो किसने करी थी, मैरी क्यूरी ने, और इसके लिए इनको जो है नोबेल प्राइज मिला था। वो कहाँ से बिलोंग करती है, पोलैंड से। नेक्स्ट अल्बर्ट आइंस्टीन, नाम ही काफी है, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये एक्सप्लेनेशन करने के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, और इन्होंने क्या बताई थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, जर्मनी से। नेक्स्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इन्होंने सबसे पहले क्या करा था, न्यूक्लियर मॉडल दिया था किसका, एटम का। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, न्यूजीलैंड से। नेक्स्ट नील्स बोर, इन्होंने क्वांटम मॉडल दिया था हाइड्रोजन एटम का। इन्हीं का जो मॉडल था उसमें काफी एडवांसमेंट करके इन्होंने मॉडल दिया अपना क्वांटम मॉडल। कौन, किसने, नील्स बोर ने। वो कहाँ से बिलोंग करते थे, डेनमार्क से। नेक्स्ट सीवी रमन, इन्होंने इनएलास्टिसिटी स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स, अपन बात कर चुके हैं। स्कैटरिंग आपकी अपने पास से क्या हो जाना, बेंड हो जाना, उसको अपन स्कैटरिंग बोलते हैं, वो रिफ्लेक्ट होके। और इन इलास्टिक स्कैटरिंग जो थी लाइट की मॉलिक्यूल्स की वजह से, वो इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर करी थी। ये बिलोंग करते हैं इंडिया से। नेक्स्ट आपकी जो डी ब्रॉय, लुइस विक्टर डी ब्रॉय, जो आपके साइंटिस्ट है, उन्होंने वेव नेचर बताया था किसका, मैटर का। अभी अपन ने देखा था कि हाइगन्स जो है उन्होंने वेव नेचर बताया किसका, लाइट का। और आपका डी ब्रॉय जो साइंटिस्ट है उन्होंने वेव नेचर बताया किसका, मैटर का। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, फ्रांस से। नेक्स्ट एनरिको फर्मी, फर्मी जो है उन्होंने क्या बताया था, साइंटिस्ट, कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन। मतलब ये फर्स्ट ऐसे पर्सन थे जो मतलब न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस को कंट्रोल कर पाए थे। क्योंकि देखो एक बार एनर्जी निकलने लग जाती है न्यूक्लियस से, तो उसको कंट्रोल करना काफी बहुत ज्यादा टफ टास्क था। लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने उसको, न्यूक्लियर फिजन की चेन को क्या करा था, कंट्रोल करा था। और अगर आप उसको कंट्रोल कर सकते हो तभी आप उसको यूज कर सकते हो। और उसी बेसिस पे अपने आपके जितने भी पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो उसी बेसिस पे है। तो उसका जो इनिशियलाइजेशन था वो किसने करा था, फर्मी ने। कहाँ से बिलोंग करते हैं, इटली से। नेक्स्ट वर्नर हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग जो थे उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर काफी ज्यादा करी थी, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था इन्होंने। मतलब किसी भी एटम के अंदर जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है उसकी पोजीशन या फिर उसकी वेलोसिटी ये क्या होगी, इसके बारे में बताया था। वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, जर्मनी। नेक्स्ट जेम्स चैडविक, उन्होंने न्यूट्रॉन को इन्वेंट करा था। कहाँ से बिलोंग करते हैं, यूके। नेक्स्ट होमी जहांगीर बाबा, इन्होंने कैसेट प्रोसेस ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन के बारे में बताया था, जो कहाँ से बिलोंग करता है, इंडिया से। कैसेट प्रोसेस ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन, कॉस्मिक रेडिएशन क्या होता है, आपके जो काफी हाई एनर्जी के प्रोटॉन्स और न्यूक्लियस वगैरह जो होते हैं वो काफी हाई स्पीड से मोशन करते हैं, कहाँ पे, स्पेस में। और जब वो आपके किसी भी एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करते हैं वो एटमॉस्फेरिक गैसेस से, और जो सब्सटेंस बनाते हैं उसको बोलते हैं कैसेट। तो वो जो कैसेट प्रोसेस थी कॉस्मिक रेडिएशन की, वो स्टडी करी थी किसने, होमी जहांगीर बाबा ने, जो कहाँ से बिलोंग करते थे, इंडिया से। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा कि डिफरेंट टाइप के जो आपके फील्ड थे, उन पर्टिकुलर फील्ड में वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट से आपके साइंटिस्ट ने कैसे, इतना डिफरेंट होने के बाद भी उन्होंने पर्टिकुलर अपने टॉपिक के ऊपर रिसर्च करी। और यही वो जो टॉपिक था आपका एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, वो यही बताना चाहता है कि डजेंट मैटर वेयर यू बिलोंग इन द वर्ल्ड, आप एक्चुअल में उसके ऊपर स्टडी करके कुछ कंक्लूजन निकालते हो जो पूरी आपकी सोसाइटी को हेल्प करता है इन वेज में जो अभी अपन स्टडी करी। थैंक यू।